मित्रों नमस्कार। पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों पता है कि दिल्ली का चुनाव संपन्न हो चुका है, अब अगला नंबर बिहार का है और बिहार में जो चुनावी प्रक्रिया शुरू होनी है उसका एक तरह से शुभारंभ करने के लिए इसी महीने 24 फरवरी को प्रधानमंत्री का बिहार दौरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री भागलपुर से चुनावी बिगुल फूकेंगे एक तरफ, दूसरी तरफ नीतीश कुमार लगातार प्रगति यात्रा कर रहे हैं, साथ साथ विपक्ष के नेता, बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री पद के दावेदार, एक दावेदार तो नीतीश कुमार है, एनडीए ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। दूसरी तरफ जो विपक्षी गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन में एक तरह से सर्वमान्य उम्मीदवार है तेजस्वी यादव। मित्रों आज हम बातचीत करेंगे तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी का। हम बात करेंगे इस बात की कि तेजस्वी यादव क्यों बार बार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में पिछड़ जाते हैं। ठीक है, दो तीन मुद्दे हैं जिसके आधार पर हम इस बात का विश्लेषण कर सकते हैं कि तेजस्वी यादव के अंदर वो कौन सी कमियां हैं, तेजस्वी यादव या आरजेडी की रणनीति में वो कौन सा लोचा है जिस कारण से तेजस्वी यादव अब तक सफल नहीं हो पाए हैं। पिछली बार हमने देखा कि पिछली बार जो है 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव सबसे राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभर कर आया। ठीक है, और उतना ही नहीं, केवल एक छोटी सी गलती हुई तेजस्वी यादव से जिस कारण से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। दो गलतियों की तरफ मैं इशारा करना चाहूंगा। एक सबसे बड़ी गलती क्या हुई तेजस्वी यादव की कि तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को कांग्रेस की हैसियत और कांग्रेस की बिहार में जो क्षमता थी 2020 में उससे अधिक सीटें दे दिया। ठीक है, 70 सीटें मिल गई कांग्रेस को लड़ने के लिए और 70 में कांग्रेस पार्टी मात्र 19 सीटें जीत पाई। मतलब लगभग आप कह सकते हैं कि 28% का स्ट्राइक रेट रहा मात्र कांग्रेस पार्टी का। दूसरी तरफ आप देखिए भाकपा माले को 18 सीटें मिली लेकिन 12 एमएलए जीता कर लाए, मतलब उनका स्ट्राइक रेट 66% का रहा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो ये जो राष्ट्रीय जनता दल थी वो 150 सीटों पर चुनाव लड़ी थी मित्रों। ठीक है, और 150 सीटों में 74 सीटें जीत कर आई, मतलब लगभग 50% का स्ट्राइक रेट था। आप अनुमान लगाइए कि अगर 50% का राष्ट्रीय जनता दल का स्ट्राइक रेट, 66% का भाकपा माले का स्ट्राइक रेट और कांग्रेस अगर कम से कम 40% का भी स्ट्राइक रेट लेकर आती, मतलब 70 सीटें लड़के 28 से लेकर 30 सीट भी जीत कर आती कांग्रेस पार्टी, केवल 10 सीट अधिक होता तो तेजस्वी यादव आज मुख्यमंत्री होते। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एक कारण रहा। दूसरा कारण क्या था 2020 के विधानसभा चुनाव के अंदर, ये देखिए आपको याद होगा बिहार का चुनाव 6 चरणों में हुआ था विधानसभा का। पहला जो 3 चरण था उन 3 चरणों में तेजस्वी यादव की पार्टी को लीड मिला था, राष्ट्रीय जनता दल को लीड मिला था। न केवल राष्ट्रीय जनता दल बल्कि जितने भी महागठबंधन के सहयोगी थे सबको लीड मिला था, बढ़त मिली थी। ठीक है, बढ़त मिलने का कारण क्या था? बढ़त मिलने का सबसे बड़ा कारण था कि तेजस्वी यादव ने जो चुनाव के लिए मुद्दे तय किए थे, चुनाव अभियान के दौरान जो मुद्दे जनता के सर चढ़कर बोल रहा था वो 4 मुद्दे थे तेजस्वी यादव के पास। एक था पढ़ाई, दूसरा था सिंचाई, तीसरा था कमाई और चौथा था दवाई। तेजस्वी यादव बार बार इन चारों बातों पे जनता के बीच जन समर्थन मांग रहे थे कि हम आएंगे तो कमाई का इंतजाम करेंगे, मतलब 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे हम। ठीक है, तेजस्वी यादव बात कर रहे थे कि हम अस्पतालों की स्थिति को सुधारेंगे। तेजस्वी यादव इस बात की चर्चा कर रहे थे कि हम नए रोजगार का सृजन करेंगे। तेजस्वी यादव इस बात की चर्चा कर रहे थे कि हम बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे। और इन मुद्दों पर जब तक चुनाव केंद्रित रही तब तक हमने देखा कि पहला 3 चरण में तेजस्वी यादव और महागठबंधन को बढ़त मिलती गई, लेकिन चौथे चरण से क्या हुआ कि जब ये माहौल पूरे बिहार में बनना शुरू हुआ कि तेजस्वी यादव अब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो तेजस्वी यादव के जो समर्थक हैं, विशेष रूप से तेजस्वी यादव के सजातीय मतदाता जो हैं, उन लोगों ने एक बहुत गड़बड़ किया। इसलिए तेजस्वी बार बार कहते हैं कि आपने देखा होगा इधर 10 दिन पहले ही तेजस्वी यादव जब अपनी यात्रा पर थे तो अपने सजातीय यादव जाति के मतदाताओं से उन्होंने हाथ जोड़कर विनती किया था कि आप ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे कि समाज के अन्य वर्ग आपसे टूटते हो, बल्कि सबको साथ लेकर चलने का प्रयास कीजिए, सबको जोड़ने का प्रयास कीजिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
उस दौर में देखेंगे जो माई समीकरण के लोग हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के का आधार वोट बैंक है, उन लोगों ने ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिससे कि समाज के अन्य वर्ग के अंदर भय व्याप्त हो गया और नीतीश कुमार उसी ताक में थे। उसी ताक में नीतीश कुमार थे और भारतीय जनता पार्टी थी कि कब ऐसा कोई बयान तेजस्वी यादव की तरफ से आए, ऐसा कोई काम तेजस्वी यादव के समर्थक कर बैठे जिससे कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के लोग पुनः बिहार की जनता को 90 से लेकर 2005 तक के, मतलब लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल की यादों को जिंदा कर सके कानून व्यवस्था के आधार पर, जिंदा कर सके अपराध के आधार पर, जिंदा कर सके भ्रष्टाचार के आधार पर। बस यही जो माहौल बनना शुरू हुआ, बस वहीं से आप देखेंगे चुनाव जैसे जैसे मध्य बिहार से लेकर उत्तर बिहार गंगा पार करने के बाद उत्तर बिहार की तरफ बढ़ती गई, वैसे वैसे तेजस्वी यादव और महागठबंधन की सीटों की संख्या घटती चली गई। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? परिणाम, अंतिम परिणाम हमने देखा। ठीक है, तो ये बात तो फैक्ट है। ठीक है, दूसरा विषय क्या है कि तेजस्वी यादव को करने की आवश्यकता क्या है? तेजस्वी यादव को एक सबसे बड़ी गलती आज भी करते आ रहे हैं तेजस्वी यादव कि अपने उनके जो आधार वोट बैंक है, उस आधार वोट बैंक को भी अब इकट्ठा नहीं रख पा रहे हैं। इकट्ठा नहीं रख पाने का कारण क्या है कि सबसे बड़ा कारण क्या है कि तेजस्वी यादव बिहार में जब चुनाव लड़ते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं या चुनाव अभियान के अलावे भी जब कभी भी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बयानबाजियां होती हैं तो उनके हमला का केंद्र बिंदु होती है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, बल्कि जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि लगभग 20 वर्षों में 19 वर्ष से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में है, तो हमला तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार पर करना चाहिए, नीतीश कुमार की असफलताओं पर करना चाहिए, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हैं। ठीक है, तो एक तरफ आपको लग रहा होगा तेजस्वी यादव बीजेपी पर हमला करते हैं, तो क्यों करते हैं? उनके मन के अंदर या जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी है बिहार के अंदर, उनको लगता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी पर जब हम हमला करते हैं तो भारतीय जनता, जो मुसलमान वोट बैंक है बिहार का, और जो सेकुलर वोटर्स हैं, वो एक तरफा वोट हमें मिलेगा। यह बात सच है कि बीजेपी पर हमला करके हर सेकुलर दल मुसलमानों के वोट को इकट्ठा कर लेती है, लेकिन उसका रिएक्शन क्या होता है? जब मुसलमान जिस दल के तरफ एक तरफा होना शुरू होता है कि बदले में क्या होता है कि समाज के अन्य वर्ग का भी ध्रुवीकरण हो जाता है, जिसे हम कहते हैं पोलराइजेशन अगर होता है एक तरफ। तो बिहार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में मुसलमानों का होता है, उतना ही बड़ा हिंदू पोलराइजेशन तेजस्वी यादव के खिलाफ हो जाता है। और उसका परिणाम क्या होता है कि मुसलमान तो आ जाते हैं तेजस्वी यादव के साथ, लेकिन बदले में क्या होता है, कई ऐसी सीटें होती है जहां यादव वोट बैंक भी तेजस्वी यादव से छिटक जाते हैं। कई उदाहरण मैं दे सकता हूं आपको, जैसे अब्दुल बारी सिद्दीकी। आप याद कीजिए अब्दुल बारी सिद्दीकी 2020 के विधानसभा चुनाव में दरभंगा के अलीनगर, जो उनका गृह क्षेत्र है, उस क्षेत्र से चुनाव लड़ना छोड़ दिया और छोड़कर चले गए केवटी। क्यों चले गए? इसलिए कि अलीनगर में जो कि अब्दुल बारी सिद्दीकी मतलब मुसलमानों के बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता हैं। कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में टॉप 5 जो है, परिवार के बाहर, लालू परिवार के बाहर अगर कोई सबसे बड़ा कद का नेता है तो अब्दुल बारी सिद्दीकी है। लेकिन उनको भी अलीनगर में यादवों ने वोट करना बंद कर दिया था। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को लगा कि हम अगर अपना क्षेत्र छोड़ दें, यहां पर स्थानीय कारण है कि यादव हमें वोट नहीं देते, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी चले गए केवटी। आप याद कीजिए मित्रों कि केवटी में केवल मुसलमान और यादवों की संख्या मिलाकर 60% से ज्यादा वोटर्स हैं। केवटी में भी यादवों ने अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ वही व्यवहार किया जो व्यवहार अलीनगर के यादव समाज के लोग कर रहे थे, और उसके कुछ जेन्युइन रीजन है, कई वास्तविक जमीनी सच्चाई है उसका ऐसा करने का। यादवों के पास भी तर्क है कि जो स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से लड़ने के लिए उनको वो अगर उनको अलग तरीके का चुनाव लड़ना पड़ेगा वहां, तो ये उनकी मजबूरी है। और उसी मजबूरी के तहत तेजस्वी यादव, आप कह सकते हैं कि वहां के यादव समाज के लोग उनको वोट नहीं देते।
अब्दुल बारी सिद्दीकी को। तो ऐसा कई विधानसभा सीटों पे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तेजस्वी यादव को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमला का केंद्र बनाना पड़ेगा नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार के प्रशासनिक असफलताओं को, नीतीश कुमार के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार को। लेकिन वो लड़ते दिखते हैं बीजेपी के साथ, इसीलिए हिंदू प्रवासन हो जाता है तेजस्वी यादव के खिलाफ, ठीक है। तो इस प्रकार दूसरा, तेजस्वी यादव को अपने समर्थकों पर नियंत्रण रखना होगा। चौथी, तेजस्वी यादव को किसी ऐसे उम्मीदवार को टिकट देने से बचना होगा जिसकी छवि आपराधिक पृष्ठभूमि है, ठीक है। तो इस प्रकार से तेजस्वी यादव अगर मुद्दों के आधार पर बिहार की राजनीति को, बिहार के चुनाव को अगर नैरेटिव सेट करने में सक्षम रहे अगर, तो तेजस्वी यादव को 2025 में विधानसभा चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए नहीं रोक सकता कि नीतीश कुमार के खिलाफ 20 वर्षों का एंटी इनकम्बेंसी है। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत ही यही है मित्रों कि नीतीश कुमार के जितने भी दो बड़े दल हैं, इसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी के अलावा बिहार में, दोनों आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती है। बीजेपी राष्ट्रीय जनता दल पर और राष्ट्रीय जनता दल बीजेपी पर। नीतीश कुमार पर तो कोई हमला होता ही नहीं, नीतीश कुमार की असफलताओं को कोई मुद्दा बनाता ही नहीं, तो जनता समर्थन कैसे देगी? तो यह सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार की राजनीति का। अगर तेजस्वी यादव को चुनाव जीतना है तो तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है 20 वर्षों का, नीतीश कुमार की असफलताओं को मुद्दा बनाना पड़ेगा और किसी भी कीमत पर रोकना पड़ेगा हिंदू कंसोलिडेशन को, हिंदू प्रोलाइजेशन को। और उसका सबसे एकमात्र सॉल्यूशन होगा कि मुस्लिम वोट कैसे मिले। वो तो स्वाभाविक रूप से मिलेगा तेजस्वी यादव को, इसलिए मिलेगा कि जिस गठबंधन में बीजेपी होगी उस गठबंधन को मुसलमान वोट नहीं करेगा। यह बात तो मानी हुई सच्चाई है। तो फिर तेजस्वी यादव इस बीजेपी पर हमला करके जो बीजेपी के पक्ष में या बीजेपी के सहयोगियों के पक्ष में जो हिंदू प्रोलाइजेशन करवाते हैं, इससे बचना होगा तेजस्वी यादव को। और तेजस्वी यादव को अपने जो एक तरह से जो ठीक है सामाजिक न्याय के मामले में लालू प्रसाद यादव एसेट हैं, लेकिन कानून व्यवस्था के मामले में प्रशासनिक जो एक तरह से जो परिस्थितियां थी उस दौर में, उसका अगर चर्चा होगा अगर चुनाव के दौरान, तो फिर लालू यादव और राबड़ी देवी उनके माता पिता दोनों उनके लिए लायबिलिटी है। तो इससे भी उनको बचाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं, महत्वपूर्ण है, जिसको अगर तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव के लोग, उनकी जो टीम है, उनको इन बातों पे विचार करना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर ऐसा हो सका तो इस बार 2025 में नीतीश कुमार के खिलाफ इतनी ज्यादा लोगों के अंदर आक्रोश है, नीतीश कुमार की विश्वसनीयता में इतनी गिरावट आई है, जिस कारण से नीतीश कुमार की पराजय निश्चित होगी और नीतीश कुमार के सहयोगियों को भी उसका कीमत अदा करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।